सो हेलो एवरीवन, आज हम वन शॉट करेंगे सारी पोम्स का, जितनी भी सारी कविताएं हम एक ही वन शॉट में करेंगे, और वो भी लाइन बाय लाइन, क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आत्मपरिचय। ओके, सो पूरी वन शॉट को आप देखिए, तभी आपकी सारी पोम हो पाएगी आसानी से। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आत्मपरिचय। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। जगजीवन मतलब संसार, वो संसार का बोझ लिए फिरते हैं। कभी संसार का बोझ लिए फिरते हैं, फिर भी जीवन में प्यार लिए करता। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। वह भी जगजीवन का भार लेते हैं, उसको लेके फिरते हैं, दुनिया की सारी कठिनाइयों में जी रहे हैं, पर अपने जीवन को फिर भी प्यार करते हैं, लोगों से प्यार से बर्ताव करते हैं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, झंकृत मतलब झंझनाहट, झंझन की आवाज। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। ओके, तो हम इसका ये देखते हैं। उपयुक्त पंक्तियां आत्मपरिचय नामक कविता से ली गई है, और आत्मपरिचय कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संसार में जीवन का भार अर्थात सांसारिक कठिनाइयों का बोझ उठाता घूमता है, फिर भी वह इन सबके बावजूद कवि का जीवन प्यार से भरा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी कठिनाइयों के बावजूद कवि अपने जीवन से प्यार करता है। ठीक है, कवि अपने जीवन से प्यार करता है। कवि अपने जीवन को सितार की तरह मानते हैं, जिनके तारों को अनेक अनुसार कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। सो उनकी प्रेमिका हो सकती है इस कविता में, पर वो बताया नहीं उनके बारे में, वो ऐसा नहीं बता रखा पूरा कौन है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि अपने जीवन को सितार की तरह मानते हैं, जिनके तारों को उनके अनुसार किसी ने छूकर कंपित कर दिया है, अर्थात छेड़ दिया है, और वे मानते हैं कि उनका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी प्रिय के द्वारा कवि के कोमल मन की भावनाओं को छू लेने से जो दिल में हलचल पैदा हुई, उसी प्रेम से भरे हुए अपने जीवन में कवि जी रहा है। इस काव्यांश में कवि अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहता है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। कवि कहता है कि मैं भी सांसारिक कष्टों में जूझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपने जीवन से प्रेम करता हूँ और सभी में प्रेम को बांटता हूँ। मैं सांसों को तार लगे हृदय रूपी वाग को लिए हुए हूँ, जिससे किसी ने छूकर कंपित कर दिया है। मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मतवाला हूँ। मैं स्वयं में मग्न रहता हूँ और संसार की परंपराओं में कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि ये संसार उन्हीं की बात करता है जो उनकी प्रशंसा करते हैं। मैं अपने मन में गीत को गाता हूँ और संतुष्ट रहता हूँ। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। स्नेह सुरा मतलब प्रेम, प्यार का स्नेह मतलब प्रेम का मदिरा, मतलब ही इज ट्राइंग टू से दैट वो प्रेम के मदिरा में गुम है, मतलब वो प्रेम के नशे में है, हाँ। और वो कभी ना जग का ध्यान करते हैं, उनको लोगों से फर्क नहीं पड़ता। जग पूछ रहा उनको, क्योंकि जग जो है वो उन्हीं को पूछता है, उन्हीं की बात करता है, जो उनकी तारीफ करता है। अगर मैं आपकी तारीफ करूंगी तब आप मेरी तारीफ करोगे। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन में गीत को गाता हूँ और संतुष्ट रहता हूँ। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि उन्हें उनके जीवन में जो प्रेम मिला है, वे उसी प्रेम रूपी मदिरा अर्थात शराब को पीकर उसके नशे में मस्त रहते हैं। उन्होंने कभी शराब पिया नहीं था जिंदगी में, हरिवंश राय बच्चन जी ने कभी शराब नहीं पी है, पर वो प्रेम के नशे की बात कर रहे हैं, प्रेम की शराब। अब आप ऐसा ना सोचो कि इसकी शराब। आगे कवि कहते हैं कि उन्हें उनके जीवन में जो प्रेम मिला है, वे उसी प्रेम रूपी मदिरा अर्थात शराब को पीकर उसके नशे में मस्त रहते हैं। उन्होंने कभी संसार की परवाह नहीं की, क्योंकि कवि के अनुसार ये पूरा संसार उन्हीं लोगों को अधिक महत्व देता है, जो उन्हीं को पूछता है, जो संसार के अनुसार चलते हैं, उनका गुणगान करते हैं। लेकिन कवि अपने मन की इच्छा के अनुसार चलता है, अर्थात वह कभी वही करता है जो उसका मन करता है, फिर दुनिया उनके बारे में क्या कहेगी, उसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। ठीक है, दोबारा बताती हूँ। इस काव्यांश में कवि अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहता है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। कवि कहता है कि मैं भी सांसारिक कष्टों में जूझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपने जीवन से प्रेम करता हूँ और सभी में प्रेम को बांटता हूँ। मैं सांसों के तार लगे हृदय रूपी वाग के लिए हुए हूँ, जिसे किसी ने छूकर कंपित कर दिया है। मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मतवाला हूँ। दिस इज वेरी नाइस लाइन। मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मतवाला हूँ। मैं स्वयं में मग्न रहता हूँ और संसार की परंपराओं की मैं कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि ये संसार उन्हीं की बात करता है जो उनकी प्रशंसा करते हैं। मैं अपने मन में गीत को गाता हूँ और संतुष्ट रहता हूँ। सो ये फर्स्ट पैराग्राफ था, आई होप ये क्लियर है। इज दैट सो? है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। सबसे पहले इसका हमें मीनिंग देखना है। निज मतलब हमेशा, उर के मतलब मन के या दिल के। मैं हमेशा मन के उद्गार, मैं हमेशा दिल के भाव लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं हमेशा दिल के उपहार लिए फिरता हूँ। ठीक है, फर्स्ट लाइन में बोल रहा है मैं हमेशा उर के, मैं हमेशा उर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उर? दिल के उद्गार मतलब दिल के भाव लिए फिरता हूँ। मैं हमेशा दिल के उपहार लिए फिरता हूँ, तोहफे लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, है ये अधूरा संसार मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं अपने ही सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं अपनी काल्पनिक दुनिया कल्पना का संसार लिए फिरता हूँ, उसी में खुश रहता हूँ। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति नहीं, इस काव्य ओके
इस काव्यांश के माध्यम से कवि अपने उद्गारों को प्रकट करके अपनी मौज मस्ती में सबको सम्मिलित करने के विषय में कहता है कि मैं अपने हृदय के भावों को प्रकट करना चाहता हूँ तथा हृदय के स्नेह रूपी उपहार को इस संसार को देना चाहता हूँ। ये संसार प्रेम के अभाव में अधूरा है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं प्रेम के मिलने का सपना देखता हूँ, लेकिन प्रेम मिलता नहीं है। मैं अपने हृदय में प्रेम की आग जलाए रखता हूँ और खुद ही आग में जलता रहता हूँ। तो यहाँ से अगर आप ऐसा मीनिंग लिखते हो अपनी नोटबुक में तो आपको अंडरलाइन कर देती हूँ आपको कि वो हर समय अपने हृदय के भावों को संसार के समक्ष लाने की कोशिश करता है। कवि को जो प्रेम रूपी भेंट मिली है कवि को जो प्रेम रूपी भेंट मिली है वो उसको हमेशा अपने दिल में लिए फिरता है। कवि के अनुसार ये संसार अधूरा है, जिस कारण कोई संसार पसंद नहीं आता। संसार में प्रेम अधूरा है, पसंद नहीं आता। यही वजह से वो कवि अपनी कल्पना के संसार में खुश रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि को स्वार्थी व चापलूसी से भरे संसार में रहने से अधिक अपनी कल्पना के संसार में, जहाँ प्रेम ही प्रेम भरा है, रहना पसंद है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। जला मतलब मैं जला हृदय में अग्नि, हृदय में आग जला के जला करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहता हूँ, सुख दुख दोनों में सामान्य रहता हूँ। सुख हो या दुख हो, दोनों में सेम सिचुएशन में रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। जग मतलब जग संसार, ठीक है। संसार भव सागर, भावनाओं का समुद्र, तरने को नाव बनाए। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि आगे कहता है कि वह अपने हृदय में प्रेम रूपी आग जलाकर ठीक है। कवि आगे कहता है कि वह अपने हृदय में प्रेम रूपी आग जलाकर उसमें जलता रहता है। इस प्रेम रूपी अग्नि के कारण ही कवि अपने जीवन में आने वाले सुख दुख दोनों में डूबा रहता है, अर्थात दोनों में एक समान व्यवहार करता है। संसार के लोग संसार के आपदाओं रूपी सागर को पार करने के लिए कलम रूपी नाव बनाते हैं, अर्थात बहुत से प्रयास करते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि अपने जीवन में आने वाले सुख दुख रूपी लहरों में भी मस्त रहता है, क्योंकि कवि के अनुसार उसके पास तो प्रेम की नाव है, कहां के पास थी। ठीक है। इस काव्यांश के माध्यम से कवि अपने उद्गारों को प्रकट करते करके अपनी मौज मस्ती में सबको सम्मिलित करने का विषय में कहता है कि मैं हृदय के भावों को प्रकट करना चाहता हूँ तथा अपने हृदय के स्नेह रूपी उपहार को संसार को देना चाहता हूँ। ये संसार प्रेम के अभाव में अधूरा है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं प्रेम को मिलने का सपना देखता हूँ, लेकिन प्रेम मिलता नहीं है। मैं हृदय में प्रेम की आग जलाए रखता हूँ और खुद ही उस आग में जलता रहता हूँ। सुख हो अथवा दुख, दोनों स्थितियों में इसमें समान रहता हूँ और तथा इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपनी जीवन रूपी नौका को इस संसार सागर की लहरों पर अंकुट भाव से तैराता बहाता रहता हूँ। मैं संसार के अन्य लोगों की तरह साधन की अपेक्षा नहीं करते। वो अपनी जीवन रूपी नौका को इस संसार सागर की लहरों पर अंकुट भाव से तैराते हैं। ठीक है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं जवानी का पागलपन लिए फिरता हूँ, उन्मादों में पागलपन में अवसाद लिए फिरता हूँ, पागलपन में उदासी लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे कर कोशिश मिटे सब सत्य किसने जाना। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, नादान ना समझ वही है जहाँ पे बुद्धिमान लोग हैं वहीं पे ना समझ है। फिर मूर्ख ना क्या जग जो इस पर भी ना सीखे, फिर मूर्ख ना क्या जग, फिर मूर्ख ना क्या जग, फिर ना समझ ना क्या जग जो इस पर भी ना सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं इस काव्यांश में कवि संसार के अजीबपन के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं यौवन के उन्माद के लिए फिरता हूँ, मैं जवानी के पागलपन के लिए यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन मतलब जवानी का पागलपन लिए फिरता हूँ और पागलपन में अवसाद लिए फिरता हूँ और पागलपन में उदासी लिए फिरता हूँ। इस काव्यांश में कवि संसार के अजीबपन के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं जवानी के उन्माद को लिए फिरता हूँ, मैं जवानी के पागलपन को लिए फिरता हूँ, लेकिन इस उन्माद में दुख भी है, लेकिन इस जवानी के पागलपन में दुख भी है। मैं लोगों को दिखाने के लिए बाहर से हंसता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में भी मेरे प्रिय से बिछुड़ने का गहरा दुख है। सभी ने संसार के इस रहस्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन सभी हार गए। जहाँ बुद्धिमान है वहीं नासमझ लोग भी हैं। ऐसी दिशा में संसार को नासमझ कैसे ना कहें जो भ्रमों में उलझा पड़ा है और उनसे मुक्त भी नहीं होना चाहता। मैं सीखे हुए ज्ञान को भुलाने की कला सीख रहा हूँ। वास्तव में कवि अपनी पूर्व यादों से पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि वे उसे पीड़ा देती है। मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं अलग हूँ, जग अलग है, हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, मैं अपनी कल्पनाओं के जग बना के रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, धन दौलत सुख शांति, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकारता, मैं अपने पैर से उस पृथ्वी को ठुकारता। मैं निजरोदन में राग लिए फिरता हूँ। ओके, पहले इतना पढ़ लेते हैं ना। इस काव्यांश में कवि अपनी और संसार की भिन्नता के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं हूँ और यह संसार कुछ और है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं कल्पना से युक्त संसार नृत्य बनाता हूँ और समाप्त कर देता हूँ।
उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कवि का और संसार का कोई संबंध नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि जिस तरह का व्यक्ति है, संसार उससे बिल्कुल अलग है। अर्थात कवि और संसार में कोई समानता नहीं है। कवि हर रोज अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता, फिर उसे मिटा देता। कवि कहता है कि संसार इस धरती पर सुख समृद्धि के साधन इकट्ठे करता रहता है। उस धरती को कवि हर कदम पर ठुकराया करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि जिस धरती पर रहता है उसके अनुसार ना चल के उसके विपरीत व्यवहार करता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं रोना लिए फिरता हूँ प्रेम के लिए। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी लगती है पर दिल में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, हो जिस पर भूपों के प्रसाद राजभवन राजमहल कुर्बान, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं वह टूटा हुआ भवन का हिस्सा लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहता है कि वह अपने रोने को प्रेम में छिपाए फिरता है। कवि की वाणी भले ही ठंडी सी प्रतीत होती हो, परंतु वह उसमें पूरा जोश लेकर चलता है। कवि मानता है कि उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा हो गया है, उसका जीवन खंडर सा हो गया है। फिर भी वह ऐसे खंडर का एक ऐसा हिस्सा लिए घूमता है जिस पर किसी राजा का महल भी न्यौछावर करा जा सकता है। कहने का आशय यह है कि कवि अपने मन में जो प्रेम लिए फिरता है वह सबसे उस है जो उसके मन में प्रेम है वो लिए फिरता है, उसे बहुत अनमोल मानता है। इसका ठीक है, मेरे से कोई संबंध नहीं है। मैं कल्पना से युक्त संसार नृत्य बनाता हूँ और समाप्त कर देता हूँ। दुनिया जिस धरती पर ऐश्वर्य के स्वप्न देखती है, मैं उस धरती को ठुकराता चलता हूँ। भौतिक वैभव को कवि तुच्छ समझता है। मेरे रोने में भी प्रेम के गीत है, मेरी शीतल वाणी में जोश है, प्रेम के लिए आक्रोश है। मेरा शरीर ऐसा खंडर है जिस पर राजाओं के महल भी निछावर है। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। मैं जोर से रोया, तुम कहते छंद बनाना। मात्राओं को निश्चित मान जिनके अनुसार पद रचना की जाती है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दुनिया का हूँ एक नया पागल। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं पागलों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता मस्ती के लिए फिरता हूँ, उन्माद के लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। उपयुक्त पंक्तियों में हरिवंश राय चैनल में कवि कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसके मन का रोना अर्थात मन की पीड़ा शब्द रूप में प्रकट हुई और उसके इस रोने को संसार ने गीत समझा। जब कवि की वेदना ठीक हो गई तो उसने अपने दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहा और संसार इस प्रक्रिया को मात्राओं का निश्चित मान अनुसार पद रचना मानने लगी। कवि को समझ नहीं आ रहा है कि ये संसार उसे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाह रहा है, क्योंकि कवि तो स्वयं को नया दीवाना कहता है जो इस दुनिया में मिलने वाली हर परिस्थितियों में मस्त रहता है। इस काव्यांश में कवि बताता है कि मेरा हृदय प्रेम की मस्ती से सारा बोर होकर एक नए समाज का स्वप्न देखता है। वह बताता है कि मुझे प्रियतम के वियोग से पीड़ा हुई, मैंने उस पीड़ा को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया, किंतु संसार ने मेरी इस पीड़ा को व्यक्त करने का गीत कहा। संसार मुझे कवि के रूप में जाने अपनाए, मैं इसकी अपेक्षा नहीं करता क्योंकि मैं संसार का नया दीवाना हूँ। मैं दीवानों के वेश में इधर उधर घूमता हूँ। कवि का यह दीवानापन संपूर्ण मादकता का धारक है। वह संसार को मादकता का यह संदेश देना चाहता है जिसे संसार अपनी असफलता और विकलता को भूलकर झूम उठे, लहरा उठे, प्रश्न हो उठे। एक गीत। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पंथी यात्री, मंजिल मतलब लक्ष्य, पथ मतलब रास्ता, मार्ग रहे, ढलना मतलब समाप्त होना। उपयुक्त पंक्तियां आत्मपरिचय नामक कविता से ली गई है। आत्मपरिचय का जो दूसरा पार्ट है ना, ये वो है तो यहाँ नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते। आप ये लिख सकते हैं, कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति की होड़ में समय जल्दी जल्दी गुजरता हुआ प्रतीत होता है। इसी को समझाते हुए उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, इस वजह से शाम होते देखकर यात्री तेज से चलता है। यात्री को पता है कि उसकी मंजिल दूर नहीं है, इस कारण वह दिन भर थका होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए पथिक अपने थके हुए शरीर के बावजूद भी मन में उल्लास, तरंग और आशा भरकर अपने पैरों की गति कम नहीं होने देता। इस काव्यांश में कवि प्रतिक्षण बीते समय के साथ उद्देश्य नहीं कि दिन जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है, कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए दिन भर का थका हुआ यात्री अपने लक्ष्य तक शीघ्र पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी चलता है। अपने लक्ष्य तक शीघ्र पहुंचने की उतावलापन के कारण उसे जल्दी समाप्त हुआ प्रतीत होता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। प्रत्याशा मतलब उम्मीद में होंगे, आशा में होंगे, अपने घोंसले से झांक रहे होंगे। किसके बच्चे? चिड़िया के बच्चे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। कवि इस काव्यांश में अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए चिड़िया का उदाहरण देते हुए कहता है कि दिन को समाप्त होता हुआ देखकर चिड़िया सोचती है कि उसके बच्चे भोजन की आशा में घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे, कि उसके बच्चे भोजन की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यही सोचकर चिड़िया के पर अधिक चंचल हो जाते हैं और वे तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ने लगते हैं। ये वाला पार्ट मुझे बहुत बार आता है एग्जाम में आने का। इसका चांसेस मैं आपको बताऊं कितने हैं, 100%। अगर आपका बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि चैप्टर में ना कुछ है ही नहीं पूछने के लिए इस वाली फॉर्म में, आई एम सेइंग चैप्टर, सॉरी। हाँ, कवि इस काव्यांश में अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए चिड़िया का उदाहरण दिया कहता है कि दिन को समाप्त होता हुआ देखकर चिड़िया सोचती है कि उसके बच्चे भोजन की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यही सोचकर चिड़िया के पर अधिक चंचल हो जाते हैं और वे तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ने लगती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता मन में विहलता दिन जल्दी जल्दी चलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कौन परेशान, मैं हूँ किसके लिए क्रियाशील, मैं किसके लिए, कौन मेरे लिए वेट कर, मतलब कौन मेरे लिए रुकता है, कौन मेरे लिए प्रत्याशा में बैठा होता है, मैं किसके लिए जाऊँ जल्दी। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न ढिला देता पैर को,
भरता उर में, भरता हृदय में बेचैनी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस काव्यांश में कवि अपने पैरों की ढीलापन एवं हृदय की व्याकुलता का कारण प्रेम को बताते हुए कहता है कि दिन जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है, लेकिन मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल ही नहीं है। लेकिन कवि से मिलने के लिए कोई व्याकुल ही नहीं है, इसलिए मैं किसके लिए शीघ्रता करूं। यही भाव कवि के पैरों की गति को शीतल कर देता है, उसके हृदय में व्याकुलता और विहलता की भावना को बढ़ाता है। कवि कहता है कि इस संसार में वो बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल अकेला। इस कारण कवि को लगता है कि उससे मिलने के लिए कोई भी परेशान नहीं होता, अर्थात कोई इसकी प्रतीक्षा नहीं करता। वो भला किसके लिए चंचल हो, अर्थात किसके लिए भागकर घर जाए। कवि के मन में जैसे ही ये प्रश्न आता तो उसे महसूस होता कि उसके पैर ढीले हो गए हैं, अर्थात कवि अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। उसका हृदय इस बेचैनी से भर जाता है कि जल्दी जल्दी ढल रहा है और रात होने वाली है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि रात में अकेलापन और उसकी प्रिय की वियोग पीड़ा कवि के मन को परेशान कर देगी। इस परेशानी से कवि का हृदय पीड़ा से बेचैन होता है। ठीक है, लेकिन कवि से मिलने को कोई व्याकुल नहीं है, इसलिए वह किसके लिए शीघ्रता करे। यही भाव कवि के पैरों की गति को शीतल कर देती है। आफ्टर मेंशन कीवर्ड्स शीतल, ओके। उसके हृदय में व्याकुलता और विहलता की भावना को बढ़ाता है। व्हाट इज विहलता? इट इज बेचैनी। उसके हृदय में बेचैनी और व्याकुल, और उसके हृदय में बेचैनी हो जाती है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट इज पतंग। सबसे तेज बौछारे गई भादो आया। बौछारे मतलब हवा के झोंके से तिरछी होकर गिरने वाली बूंद गई। सावन के बाद आने का महीना, सावन के बाद क्या आता है? भादो। सावन गया, भादो आया। सवेरा हुआ, सुबह हुई, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। ठीक है, शरद आया पुलों को पार करते हुए। सेतु मतलब सारे मौसमों को पार करते हुए आया शरद ऋतु आई ना। भादो गया, शरद आया। याद रखना आपको, शरद आया, बहुत सारे पतझड़ का मौसम आया ना। शरद सबको सारे सेतुओं को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों की झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। चलो स्टार्ट करें। इस काव्यांश में कवि वर्षा के बाद की शरतकालीन प्रकृति का वर्णन करते हुए पतंग उड़ाने वाले छोटे बच्चों की आशा, उमंग, वाल सुलभ ये तो हार्ड वर्ड्स है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सावन के महीने में आने वाली तेज बारिशें भी चली गई और भादों का महीना भी बीत गया। कवि कहता है कि अंधेरी रात बीत गई और सुहानी सुबह हो गई। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि सावन और भादों के महीनों में आसमान में बादल छाए रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु के आते ही आसमान एकदम साफ, स्वच्छ व निर्मल हो जाता है। इसी कारण कवि सवेरा होने की बात करता है। शरद ऋतु की सुबह का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि शरद ऋतु की सुबह आकाश में जो लालिमा होती है उसको देखकर कवि को प्रतीत होता है जैसे वो खरगोश की लाल आंखों को, कहाँ गया लाल आंखों के, ओके सॉरी जैसे वो खरगोश की लाल आंखों को आंखें हों। कहने का तात्पर्य यह है कि शरद ऋतु में सुबह के समय आकाश में छाई हुई लालिमा कवि को खरगोश की आंखों के भांति लाल दिखाई दे रही है। कवि कहता है कि शरद ऋतु कई पुलों को पार करते हुए आई है, अर्थात पिछले साल की शरद ऋतु के जाने से इस साल की शरद ऋतु के आने तक कई ऋतुएं बीती हैं। इन ऋतुओं को कवि ने पुल का नाम दिया है। कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि शरद ऋतु में दोपहर का समय किसी चमकीली साइकिल पर सवार होकर तेजी से गुजर रहा हो और जोर जोर से घंटी बजाते हुए बच्चों को इशारों से पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि शरद ऋतु में मौसम एकदम सुहाना हो जाता है, जिसे देखकर बच्चों के समूह पतंग उड़ाने के लिए अपने घरों से बाहर आते हैं। शहर की सुबह कवि को ऐसी प्रतीत हुई जैसे कोई अपनी चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए, घंटी बजाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। उसी प्रकार शरद ही सुबह बच्चों को चमकीले इशारों से बुला रही हो और आकाश को इतना मुलायम बना दिया है ताकि पतंग आसानी से उड़ सके। कवि शरद ऋतु को बालक की संज्ञा देते हुए कहता है कि बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज और सबसे पतली बांस की कमानी को आसमान में उड़ाना चाहते हैं। पतंग ऊपर उड़ सके और इसके साथ ही उनके उमंग भरे मन की किलकारियां शुरू हो सके, साथ ही खुशी से सीटियां बजाते हुए तितलियों की तरह कोमल बच्चों की एक दुनिया शुरू हो सके। जन्म से ही लाते हैं वे अपने पास कपास मतलब रुई। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध मतलब बिना किसी होश के, छतों को भी नरम बनाते हुए, छतों को भी मुलायम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं को ढोलक या किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट की तरह बजाते हुए जब वो चलते हैं उनके पैर तो दिशा ऐसा लगता है कोई मृदंग बजा रहे हैं। जब वे पेंग भरते हुए चलते आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर डाल जितनी लचीली होती है ना वैसे। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहता है कि शरद ऋतु में आकाश एकदम साफ, स्वच्छ और मौसम सुहाना हो जाता है और निर्मल आकाश कवि को मुलायम प्रतीत होता है। कवि शरद ऋतु को बालक की संज्ञा देते हुए कहता है कि शरद अपने चमकीले इशारे से बच्चों के समूह को पतंग उड़ाने के लिए बुलाता है। उसने आकाश को मुलायम बना दिया है ताकि बच्चों की पतंग आसमान में आसानी से ऊंची उड़ सके। ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु भी खुद ही यही चाहती है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके। दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली लचीली एक झुकाई गई लोहे की कीली से बनी पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके और पतंग उड़ाते खुशी। ओके, मैंने पढ़ चुका है, सॉरी फॉर दैट।
हाँ, कवि बच्चों की तुलना कपास से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह कपास मुलायम, शुद्ध और सफेद होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी जन्म से ही अपने साथ निर्मलता, कोमलता लेकर आते हैं। अर्थात बच्चों का मन व भावनाएं भी स्वच्छ, कोमल और पवित्र होती हैं। कवि कहते हैं कि जब बच्चे व्याकुलता के साथ पतंग के पीछे भागते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पृथ्वी भी घूम घूम कर उनके पास आ रही है। कवि कहते हैं कि बच्चे जब बेसुध होकर पतंग के पीछे भागते हैं तो उन्हें भागते हुए छत की कठोरता अर्थात कठोर जमीन का एहसास भी नहीं होता। कहने का अभिप्राय ये है कि जब बच्चे पतंग को आकाश में उड़ता हुआ देखकर उसके पीछे भागते हैं तो उन्हें उस वक्त कठोर जमीन भी नरम सी महसूस होती है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे चारों दिशाओं में ऐसे दौड़ते भागते हैं जैसे कोई ढोल नगाड़ों पर झूम कर नाचता हो। दौड़ते हुए बच्चे इधर उधर ऐसे भागते हैं जैसे किसी पेड़ की लचीली डाल हो। क्योंकि जिस तरह पेड़ की डाल लचीली होने के कारण जोर से खींचने पर भी वापस अपनी जगह पर सही सलामत आ जाती है, उसी प्रकार दौड़ते भागते बच्चे का लचीला शरीर फुर्ती से इधर उधर भागते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह और फिर पूर्ण अपनी पहली वाली अवस्था में सुरक्षित आ जाता है। इस काव्यांश में कवि बच्चों को कोमल व एवं उल्लासित मन के बारे में बताते हुए कहता है कि बच्चे जन्म से ही कपास जैसे कोमल और लचीले शरीर वाले होते हैं। उनके बेचैन चंचल पैरों को तो रुकने की सुधि नहीं रहती, वे हर समय भागते दौड़ते हैं। वे कठोर पत्थरों और सतहों वाली छतों को भी मुलायम ही समझते हैं। वे हर समय सक्रिय रहते हैं। उनकी सक्रियता की ताल से सभी दिशाएं ढोल मृदंग की भांति बजती हुई दिखाई देती हैं। बच्चे अपनी बोलियों के से दिशाओं को झंझोरते एवं कंपित कर देते हैं। बच्चे जब अपने लचीले शरीर से दौड़ते हैं तो कवि को उनका दौड़ना झूलों के पंख डोल के डाल के लोचदार लहराव की तरह प्रतीत होता है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते दौड़ते ऊंची छतों के जोखिम भरे किनारों तक पहुंचते हैं। दौड़ते हुए बच्चे उन छतों से गिर भी सकते हैं, लेकिन पतंग उड़ाते समय उनके रोमांचित शरीर का लचीलापन ही उनको छतों से नीचे गिरने से बचाता है। किसी की भी धड़कन बढ़ा देने वाली ऊंचाइयां तक बच्चे पतंग की डोर अपने हाथों में थाम कर पतंग उड़ाते हैं और बच्चे सिर्फ एक धागे के सहारे उस पतंग को और अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। अर्थात बच्चे अपने आप को भी उसी डोर के सहारे गिरने से बचा लेते हैं। कवि कहता है कि पतंग उड़ाते इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पतंग के साथ साथ वो भी खुद भी उड़ रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चे अपनी कल्पनाओं व भावनाओं को पतंग के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। आगे कवि कहते हैं कि पतंग उड़ाते हुए कभी कभी ये बच्चे छतों के भयानक किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं और लचीले शरीर के कारण ज्यादा चोट न लगने पर बच भी जाते हैं। इस तरह बच जाने से वे और भी ज्यादा भयहीन हो जाते हैं, अर्थात उनके अंदर आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है। उनके अंदर से गिरने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है तो वह अत्यधिक उत्साह साहस व निडरता के साथ फिर से छत पर आकर पतंग उड़ाने लगते हैं। उनका ये दोगुना जोश देखकर फिर तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे दौड़ते भागते बच्चों के पैरों के चारों ओर पृथ्वी और अधिक तेजी से घूम रही हो। इस काव्यांश में कवि बच्चों की साहसिक आदमीय एवं महत्वाकांक्षी मनोवृत्तियों के बारे में बताते हुए कहता है कि पतंग उड़ाते हुए बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और गिरने के बाद बच जाते हैं, जिससे वे और अधिक निडर हो जाते हैं और स्वर्णीय प्रकाश वाले सूर्य के सामने आते हैं तथा उनकी चंचल गति का अनुसरण करता पृथ्वी और भी तीव्र गति से उनके पास बात सीधी थी, पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी, सरल थी, लेकिन भाषा के प्रभाव की वजह से टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा अपने अनुसार भाषा में परिवर्तन करे, तोड़ा मोड़ा अपने अनुसार करना या बनाना, काट छाट फेर घुमाया फिराया या बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई, बात और भी कठिन होती चली गई। इस काव्यांश में कवि भाषा की सहजता पर बल देते हुए कहता है कि जब हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए सरल भाषा के स्थान पर कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह सुलझने के बजाय उलझ जाती है, समझने से परे हो जाती है। कविता की रचना में भावों के अनुसार भाषा का चुनाव और प्रयोग करना चाहिए। यदि भाषा के साथ तोड़ मरोड़ की गई तो भावों की अभिव्यक्ति ठीक ढंग से स्पष्ट नहीं हो सकेगी। इस प्रकार कविता अस्पष्ट और लक्ष्यविहीन हो जाएगी। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, सारी कठिन चीजों को धीरज से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, उसे बुरी तरह से कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी कि उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, कथ्य का मुख्य भाव समाप्त हो गया और भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। इस काव्यांश में कवि उचित अभिव्यक्ति के लिए उचित भाषा के चुनाव पर बल देते हुए कहता है कि उसने भाषा के अभिप्राय को समझे बिना पूरी तरह से भाषा को कसना शुरू किया। कवि को ऐसे कसते देखने वालों ने उसका व्यंग्यपूर्वक वाहवाही के शब्दों में मजाक किया। वास्तव में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के कारण जब हमारी अभिव्यक्ति अस्पष्ट हो जाती है तो बात उलझ जाती है, अर्थात बात प्रभावहीन हो जाती है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ये गलत चैप्टर का अर्थ है पतंग का, ठीक है। इस काव्यांश में कभी अभिव्यक्ति के लिए उचित भाषा का चुनाव न करने
पर उसके परिणाम के बारे में बताते हुए कहता है कि अपनी उलझी हुई बात रूपी पेंच को उसने हार कर कील की तरह जहां थी वहीं ठोक दिया, लेकिन उसमें दृढ़ता नहीं रही। तभी बात ने कवि को चेतावनी दी कि भाषा का सरल और उचित प्रयोग ही करना चाहिए। भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है कि भाव के अनुसार भाषा को चुनना और उसका प्रयोग करना, क्योंकि भाषा केवल एक माध्यम है। वास्तविक उद्देश्य भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति है, जो कविता की सार्थकता का अनिवार्य आधार है। ठीक है, ये छतों के किनारों तक हमारी पतंग आ गई है ना, कहाँ गई पतंग? ये देखो ना, ये देखो ये वाला। चलो कोई। अब नेक्स्ट है हमारा कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इस काव्यांश में कवि कविता की तुलना चिड़िया से करते हुए कहता है कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में अंतर है। चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है, लेकिन कविता की उड़ान अनंत है। बाहर भीतर सभी घरों में कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी ना जान और समझ सकती है। कविता के पंखों की तुलना चिड़िया के पंख नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कविता की उड़ान अनंत है। बाहर भीतर सभी घरों में कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया कभी नहीं जान सकती। कविता के पंखों की तुलना चिड़िया के पंख नहीं कर सकते। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता का विकसित होना। इस काव्यांश में कवि कविता के भाव की तुलना फूलों से करते हुए कहता है कि कविता का खिलना फूलों के खिलने की तरह है, लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में अंतर है। फूल के खिलने की एक निश्चित अवधि होती है, उसके पश्चात वह मुरझाकर डाली से नीचे गिरकर मिट्टी में मिल जाता है, अर्थात उसका जीवन समाप्त हो जाता है। कविता एक बार विकसित होकर अमर और अमिट हो जाती है। कविता के खिलने के मर्म को फूल नहीं जान सकता। कविता प्रत्येक घर में और अनंत काल तक पड़ी जाती है, बिना मुरझाए कैसे महका जाता है ये फूल कभी नहीं जान सकता। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा की जाने। इस काव्यांश में कवि बच्चों के खेल से कविता की तुलना करते हुए कहता है कि कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही होती है। कविता में भावों, विचारों और शब्दों पतंग उड़ाते जब कवि छतों के किनारे तक आ जाते हैं, अरे ये ना पतंग वाला इसका मिक्स हो गया था ना, चलो इसको करते हैं। कविता भी ठीक उसी प्रकार से विकसित होती है, महक बिखरती है जिस प्रकार एक फूल विकसित होता है तो चारों ओर खुशबू बिखरता है। लेकिन फूलों का विकसित होना और खुशबू बिखरना कुछ ही समय के लिए होता है, क्योंकि कुछ समय बाद तो वो मुरझा जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। परंतु इसके विपरीत कविता के भावों का प्रभाव अत्यधिक लंबे समय के लिए होता है, जो हमेशा लोगों को प्रभावित करता रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि कविता के विकसित होने का अर्थ फूल कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल घर आंगन बाग बगीचों में खिलते हैं और चारों ओर खुशबू बिखेरते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे मुरझा जाते हैं। परंतु इसके विपरीत जब एक कविता विकसित होती है तो वो अपने भावों की खुशबू से हमेशा लोगों के दिल में खुशबू बिखेरती रहती है। कविता का प्रभाव हमेशा बना रहता है अनंत काल तक, जो कविता में सदैव एक नएपन को बनाए रखता है। इसलिए कवि कहते हैं कि फूल भी कविता के बिना मुरझाए खिले रहने व खुशबू बिखेरते रहने के राज को नहीं समझ सकता। आगे कवि ने बच्चों को और उनके खेल को कविता के समान बताया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार खेल खेलते समय बच्चों की कल्पना असीमित होती है, ठीक उसी प्रकार कवि की कल्पनाएं भी असीमित होती है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलने के लिए किसी के भी घर में चले जाते हैं, यानी यह इस वक्त को सब कुछ भुलाकर सबको एक कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी किसी भी तरह की सीमाओं या बंधन को नहीं जानती। वह भी सभी पर अपना प्रभाव समान रूप में से डालती है। यही कारण है कि कवि ने बच्चों और कविता की तुलना की है और दोनों को एक समान बताया है, क्योंकि दोनों की कल्पनाएं असीमित होती है और दोनों ही अपने पराये का भेद नहीं जानते। हाँ, इस कविता में कवि बच्चों के खेल से कविता की तुलना करते हुए कहता है कि कविता भी बच्चों की खेल की तरह ही होती है। कविता में भावों, विचारों, शब्दों पतंग उड़ाते हैं। नेक्स्ट इस कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इससे बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। इस काव्यांश में कवि पत्रकारों के क्रियाकलाप की संवेदनहीनता को दर्शाते हुए कहता है कि पत्रकार के तौर पर हम दूरदर्शन के कार्यक्रम का संचालक दूरदर्शन पर बोलेंगे कि हम उस व्यक्ति से अधिक सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हैं, जबकि वह व्यक्ति अपाहिज है। उसे बंद कमरे में लाकर उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो आपको दुखी करता होगा। कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा व्यक्ति टेलीविजन को निर्देशित कर उसे कैमरे पर बड़ा करके प्रस्तुत करने को कहता है। हाँ, तो आपको क्या दुख है? आपका दुख कैसा है, जल्दी बताइए। कभी व्यंग्यात्मक रूप से इशारा कर देता है कि वह नहीं बता पाएगा। वास्तव में दूरदर्शन के कार्यक्रम का संचालक अपनी लोकप्रियता व व्यापार बढ़ाने के लिए अपाहिज व्यक्ति के साक्षात्कार को दर्शकों को दिखाना चाहता है। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।
इस काव्यांश में कवि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के घृणित उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहता है कि जो व्यक्ति किसी दुखी और लाचार तथा शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति से इस प्रकार के अमानवीय प्रश्न पूछता है कि इस दुख को भोगकर आपको कैसा लगता है, यह प्रश्न वास्तव में ही अमानवीयता की सीमा को पार करने जैसा है। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता स्व इशारा करके अपाहिज व्यक्ति को यह कहने के लिए विवश करता है कि वह दुखी है। वह अपाहिज व्यक्ति से बार बार प्रश्न करके उसके अपाहिजपन का एहसास कराकर उसे बोलने और रोने पर मजबूर करते हुए कहता है कि अपंगता को दर्शनी बताने का यह अच्छा अवसर है जो नहीं रोने पर अपाहिज व्यक्ति के हाथ से निकल जाएगा। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता का मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम को सफल बनाना है। दर्शक तभी रोएगा जब वह अपाहिज के दुख से दुखी होगा। जो शारीरिक चुनौती का सामना कर रहा है। जब दोनों साथ में रोएंगे तो समझ जाएगा कि प्रस्तुतकर्ता का कार्यक्रम अच्छा रहा। जब दोनों दर्शक और शारीरिक चुनौती का व्यक्ति, सामना करने वाला व्यक्ति साथ में रोएंगे तो समझ जाएगा प्रस्तुतकर्ता का कार्यक्रम अच्छा रहा। हम पूछ कर रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रोपड़ने का करते हैं। इस काव्यांश में कभी दूरदर्शन पर वह कैमरामैन को बंद करने के लिए कहता है क्योंकि पर्दे पर व्यक्ति की कीमत होती है। रोने वाले एक दृश्य को वे अधिक समय तक नहीं दिखा सकते क्योंकि ऐसा करने में उनका पैसा बर्बाद होगा। वे समय और पैसे की बर्बादी नहीं करना चाहते। अंत में मुस्कुराकर कहेंगे, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। सामाजिक उद्देश्य के पीछे भी व्यवसायिक दृष्टिकोण ही काम करता है, मानवीय एवं संवेदनशील दृष्टिकोण नहीं। अपाहिज के बड़े बड़े चित्र दिखाते हुए पत्रकार की असंवेदनशीलता को दर्शाते हुए कहता है कि कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला पर्दे पर फुली हुई आँख की बड़ी तस्वीर दिखाने और अपाहिज व्यक्ति के होठों की पीड़ा को कह पाने और न कह पाने के बीच चेहरे पर उभरा असमंजस दुख और बेचैनी को दर्शकों को दिखाने की बात करते हुए दर्शकों से उसी अपाहिज व्यक्ति के अपाहिजपन से उत्पन्न वास्तविक पीड़ा मानने के लिए कहता है कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता अपाहिज और दर्शकों को साथ रुलाना चाहते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तब तुम्हारा प्रताप राखी प्रभु, तुम्हारा प्रताप हृदय में रखकर जाऊंगा। ओके, ये आपको याद रखना है, तो जल्दी करना, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये पढ़ना है। इस काव्यांश में कवि तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया जब सुषेण वेद की सलाह पर लक्ष्मण के उपचार के लिए संजीवनी लेने गए हनुमान की लौटते समय मार्ग में अयोध्या में भरत से भेंट हुई। हनुमान भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान चले गए। भरत की भुजाओं के बल शील गुण एवं प्रभु श्री राम के चरणों में अपार प्रेम की सराहना बारंबार मन ही मन करते हुए पवन पुत्र हनुमान मार्ग में चल रहे हैं। बेटर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस। जब भरत के बाण से हनुमान घायल हुए तब भरत को पछतावा हुआ कि वह राम भक्त है और लंका में लक्ष्मण की जान बचाने के कारण संजीवनी लेकर जा रहे हैं। भरत को लगा जाने में किसी भी प्रकार की देरी ना हो तो उन्होंने हनुमान से याचना की कि मेरे तीव्र बाण पर बैठकर हनुमान जाए। तब हनुमान बोले, हे भरत, तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रखकर मैं अपने नाथ श्री हनुमान तक तुरंत जाता हूँ। भरत की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने भरत के चरण छुए और रास्ते में उनकी भुजाओं के बल, कोमल स्वभाव और राम के प्रति अपार सराहना मन ही मन में बार बार करते रहे। लंका में राम के कवि तुलसीदास जी ने इस काव्यांश में उस समय का वर्णन किया है। नेक्स्ट, इस काव्यांश में कवि तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया जब राम लक्ष्मण की मूर्छावस्था को देखकर अत्यंत भाव विफल होकर कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर तथा परिवार तो संसार में बार बार आते जाते रहते हैं, लेकिन इस दुनिया में सदोहर भाई बार बार नहीं मिलता। अपने हृदय में ऐसा विचार कर वे कहते हैं कि हे भाई जागो। जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी वैसा ही दीनता युक्त होगा। पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा। मैं संसार में यह अपयश की रामवीर पुरुष नहीं है, नारी की हानि विशेष हानि नहीं, तुम्हारी हानि मैं कैसे सहूंगा। इस काव्यांश में राम के विलाप का वर्णन करते हुए कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ये है पुत्र, अब तो मेरा निष्ठुर एवं कठोर हृदय या अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे भाई, तुम अपनी माता के एक पुत्र और उनके चरण उनके प्राणों के आधार हो। सभी प्रकार से दुख देने वाला और परम हितोषी जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं वापस जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम मुझे उठकर सिखाते क्यों नहीं। इस प्रकार चिंतन मुक्त रहने वाले राम के मन में अनेक तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से दुख के आंसुओं का जल बह रहा है। हे उमा, श्री राम अद्वितीय एवं अखंड है। भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान राम ने लीला करके शोक सनापत मनुष्य की दिशा दिखाई है। सोठा राम के करुण विलाप को सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो जाते हैं। इतने में हनुमान वहां आते हैं। हनुमान का आना ऐसा लगता है मानो करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रयोग हो गया हो। खुश होकर गले लगाते हैं। इस काव्यांश में कवि तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया जब उपचार के पश्चात स्वस्थ हुए लक्ष्मण को देखकर राम एवं उनकी सेना को अत्यंत प्रसन्नता हुई, किंतु इस समाचार को पाकर रावण की चिंता बढ़ गई। वे कहते हैं कि श्री राम खुशी से हनुमान से गले मिले। वेद ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण हर्षित होकर उठ बैठे। राम ने भाई को गले लगा लिया। भालू और वानरों के समूह सब
हर्षित हो गए। हनुमान ने वेद को पूर्ण उसी तरह लंका पहुंचा दिया जिस तरह उन्हें लेकर आए थे। लक्ष्मण के स्वस्थ होने का समाचार जब रावण ने सुना तो वह चिंतित होकर अपना सिर पीटने लगा। वह शीघ्र कुंभकर्ण के पास पहुंचा और अनेक प्रयत्न करके उसे निंदा से जगाया। इस काव्यांश में कवि तुलसीदास जी ने समय का वर्णन किया जब रावण कुंभकर्ण के पास जाता है और उसे जगाता है तो वह जगकर रावण से पूछता है कि हे भाई, कहो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं। जब उस अभिमानी रावण ने सीता के हरण की समस्त कथा कुंभकर्ण को सुनाई कि हे भाई, युद्ध में वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला, बड़े बड़े योद्धाओं को मार डाला, दुर्मुख देवानंतक नरांतक अनकंपन महोदर जैसे डाला योद्धा और सभी रणकुशल वीर राक्षस युद्ध भूमि में मर गए। दोहा। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण दुखी होते हुए बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी सीता का हरण करके तुम अपना कल्याण चाहते हो, यह संभव नहीं है। रुबाइयां। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उस गोद भरी रहर हमें कि हवा में जो लोका देती गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इस रुबाई में एक छोटे बच्चे और उसकी माँ का वात्सल्य का वर्णन करते हुए कवि फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि माँ अपने चांद के टुकड़े जैसे सुंदर बच्चे को लिए आंगन में खड़ी है। वह उसे कभी हाथों से झुलाती है तो कभी हवा में उछाल कर हाथों में थाम लेती है। माँ के ऐसा करने पर वह बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। नहला के छलके निर्मल जल में उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चे मुंह को जब घुटनियों में ले के पिन्हाती कपड़े। इस रुबाई में माँ द्वारा बच्चे को नहलाने, उसके बालों में कंघी करने और उसे गोद में लेकर कपड़े पहनने का स्वाभाविक वर्णन करते हुए कवि कहता है कि माँ अपने बच्चे के शरीर पर स्वच्छ जल को डालकर स्नान कराने के पश्चात उसके भीगे उलझे बालों को कंघी से संवारती है। जब वह बच्चे को घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा अत्यंत अपनेपन एवं स्नेह के भाव से माँ के मुंह की ओर देखता है। दिवाली की शाम घर पूते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते, लावे वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के धरौंदे में जलाती है दिए। इस रुबाई में दिवाली के त्योहार पर जब माँ बच्चे के खिलौने धरौंदे में दिए जलाकर तथा बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाकर मनाती है। इसका वर्णन करते हुए कहता है कवि कि दिवाली की शाम है, सभी घर पूते और सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ अपने बच्चों को चमकते हुए चीनी मिट्टी के खिलौने देती है। वह रूपवती माँ जिसके मुंह पर वात्सल्य और दुलार की कोमल सी आभा है, अपने बच्चे के धरीने में दीपक जला रही है। आंगन में ठुनक रहा है। इस रुबाई में कवि बच्चे की बाल सुलभ जिद का वर्णन करते हुए कहता है कि बच्चा आंगन में पैर पटकते हुए घल रहा है। वह आकाश में चांद को देखकर उससे आकर्षित होकर ललचा रहा है और माँ से चांद मांगने की जिद कर रहा है। बच्चे की जिद पर माँ उसे दर्पण हाथ में थमाकर उसमें चांद दिखाते हुए कह रही है कि देखो बेटा, चांद दर्पण में उतर आया। इस रुबाई में लोक जीवन एवं परंपरा से जुड़े भाई बहन के परस्पर स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि रक्षाबंधन की प्रेम भरी सुबह में जब आकाश में सावन महीने के बादलों हल्की बदली छाई हुई है, तब एक छोटी सी बच्ची अपने भाई की कलाई पर बिजली की तरह चमकते तारों के लच्छे वाली चमकदार स्नेह, उल्लास एवं प्रेम की प्रतीक राखी बांध रही है। छोटा मेरा खेत चुकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधन कहीं से आया, श्रम का बीज वहां बोया गया। इस काव्यांश में कवि कागज के पन्ने की तुलना करते हुए कहता है कि मेरा ये कागज का पन्ना चौकोर छोटे खेत की तरह है। जब कोई भावनाओं की आंधी आती है तब इस खेत में श्रम का बीज बोया जाता है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया, निशेष शब्द के अंकुर फूटे। इस काव्यांश में कवि रचना प्रक्रिया के अगले चरण का वर्णन करते हुए कहता है कि अपने कागज के खेत में जो मैंने श्रम रूपी बीज बोया था, वह कालांतर में कल्पना के रसायनों को खोजकर शब्द रूपी अंकुरों के रूप में प्रकट हुआ। जिस प्रकार खेत में बीज विकसित होकर पौधों का रूप धारण कर लेता है और पत्तों व फूलों से लटक कर झुक जाता है, ठीक उसी प्रकार जब कवि के विचार कल्पना का सहारा लेते हैं तब शब्दों के अंकुर फूटने से कवि के विचार रचना का रूप ले लेते हैं। इस काव्यांश में कवि अपनी रचना प्रक्रिया के अंतिम चरण का वर्णन करते हुए कहता है कि रचना रूपी फसल में कविता रूपी जो फल लगेंगे वे अलौकिक रस से युक्त थे। उससे कवि को आत्मिक संतोष की प्राप्ति हुई। उसने श्रम की रोपाई में अनंत को प्राप्त कर लिया। मेरी यह पूंजी ऐसी है जो लूटने पर भी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती जाती है। मेरा एक कागज का पन्ना रूपी खेत, कृति और कविता रूपी फसल एवं फल को निरंतर उपजाते रहने वाला है। यह उस अक्षय पात्र की तरह जिसमें पकाया गया भोजन कभी समाप्त नहीं होता। बगुलों के पंख नभ में पाते के। इस कविता में कवि संध्याकालीन अवकाश में कतार से उड़ते बगुलों के सफेद पंखों के सौंदर्य और संध्याकालीन आकाश के प्राकृतिक दृश्य का मिला जुला वर्णन करते हुए कहता है कि आकाश में उड़ते हुए बगुलों के पंखों से एक सम्मोहक दृश्य उपस्थित हो गया। वे उड़ते बगुले मेरी आंखें चुरा लिए जाते हैं। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं जिन पर संध्याकालीन सूर्य का प्रकाश पड़कर अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है। ये संध्या के दृश्य मुझे अपनी माया में बांधे हुए हैं। ये कभी दृश्य गतिमान है, इन्हें कोई थोड़ी देर के लिए रोक लो या ठहर जाए। ये दृश्य इतने सुंदर और आकर्षक हैं कि मेरी आंखें चुरा ली जाती हैं। बादल रात तैरती है तमीर सागर पर, तैरती है हवा समुद्र पर, अस्थिर दुख पर सुख की छाया है, चंचल दुख पर सुख की छाया है। इस काव्यांश में कवि बादलों को निर्दय कठोर विप्लव की माया के सामान बताते हुए कहता है कि बादल वायु रूपी सागर के ऊपर क्षणिक दुख पर
क्षणिक सुख पर दुख की छाया के समान लहराते हुए मंडरा रहे हैं। संसार का हृदय दुख के कारण जला हुआ है। वे दुखों से जले संसार को अपने जल प्रलय में डुबो देना चाहते हैं। कवि आगे कहता है कि हे बादल, तुम्हारी ये रण नौका विभिन्न प्रकार की आकांक्षाओं से भरी है। तुम्हारे इस युद्ध क्षेत्र में नगाड़ों की गर्जना से पृथ्वी के भीतर सोए हुए अंकुर अपनी नींद तोड़कर जागने को तैयार हो गए हैं। वे अंकुरित होकर पृथ्वी के गर्भ से बाहर आकर नया जीवन प्राप्त करने की आशा लिए हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और ऊंचा सिर करके तुम्हारे जल वस्त्रन को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस काव्यांश में कवि निराला जी बादलों को एक क्रांतिकारी स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि बादल बार बार गर्जना कर रहे हैं। बादल तेज गरज के साथ खूब बरस रहे हैं। उनके गर्जन की आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है। उनके गर्जन की आवाज वज्र के समान है। उन अनेक अंग प्रत्यंग में बिजलियां सोई है। भले ही बिजली रूपी तलवार के प्रहर से उनका शरीर घायल होकर टुकड़े टुकड़े हो रहा है। वे आकाश को छूने वाले, उससे प्रतियोगिता करने वाले धीर वीर एवं अपराजित योद्धा हैं। इस काव्यांश में कवि बादलों के बरसने के उत्पन्न वातावरण को और उनके बरसने के विभिन्न प्रभावों का सामाजिक एवं प्राकृतिक वर्णन करते हुए कहता है कि बादलों के बरसने से छोटे छोटे पौधे हंसते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि बादलों के बरसने से चारों तरफ हरियाली छाई जाती है। वे हंसकर हाथ हिलाते हुए बादलों को बुला रहे हैं। वर्षा से छोटे पौधे तथा विप्लव या क्रांति से छोटा या निम्न वर्ग अधिक लाभ और विकास प्राप्त करता है। धनी लोगों के ऊंचे मकानों का निर्माण निम्न वर्ग के शारीरिक एवं आर्थिक शोषण से पैदा हुई गई पूंजी से हुआ है। वह लोगों में अपना सामर्थ्य का भय या आंतक उत्पन्न करके केवल उनका शोषण करना ही अपना जीवन का उद्देश्य समझता है। मैंने वादन का एक एक्सप्लेनेशन इजी वर्जन लिखा है कि नहीं? मैंने थोड़ी इजियर फॉर यू बिकॉज़ आई एम नॉट गुड इन हिंदी। क्या आई एम ट्राइंग है ये तो नहीं लग रहा। इधर है। I'm not getting it, sorry. हाँ ठीक है। इस काव्यांश में कवि बादल वे हंसकर हाथ हिलाते हुए बादलों को बुला रहे हैं। वर्षा से छोटे पौधे तथा विप्लव या क्रांति से छोटा या निम्न वर्ग अधिक लाभ और विकास प्राप्त करता है। धनी लोगों के ऊंचे मकानों का निर्माण निम्न वर्ग के शारीरिक एवं आर्थिक शोषण से पैदा की गई पूंजी से हुआ है। वह लोगों में अपने सामर्थ्य का भय एवं आतंक उत्पन्न करके केवल उनका शोषण करना ही अपने जीवन का उद्देश्य समझता है। क्रांति से सदैव शोषक वर्ग ही नष्ट होता है। वर्षा से कीचड़ धुल जाता है। परिणाम स्वरूप छोटे किंतु प्रसन्नता के सूचक खिले हुए कमल विकसित एवं हलविदित होते हैं। अर्थात जल प्रलय हमेशा कीचड़ पर ही होता है। यही जल जब कमल की कोमल पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वे और अधिक विकसित होती हैं। शोषित एवं सर्वहरा वर्ग के बच्चे जो अभाव सुख एवं पीड़ा में भी हमेशा हंसते रहते हैं, विकास को प्राप्त करेंगे। इस काव्यांश में कवि प्रभुता एवं सुविधा संपन्न धनी वर्ग एवं सुविधाहीन निर्धन वर्ग का वर्णन करते हुए कहता है कि धनी लोगों के पास अपार धन है, परंतु उनका सामाजिक उपयोग ही नहीं हो रहा है। वह तिजोरियों में बंद है। हे बादल, तुम्हारी भयंकर गर्जना से वे कांप रहे हैं। जिन्होंने शोषण के फल स्वरूप प्राप्त धन संपत्ति से अपनी तिजोरियां भर रखी हैं और विकास एवं सुविधा की समस्त सामग्री इकट्ठा कर रखी है, सबसे सुरक्षित जगह पर भी किसी अज्ञात डर से कांप रहे। ये धनी लोग अपने भयभीत नेत्रों और मुंह को छुपाने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। धनी वर्ग के शोषण के कारण जिसका शरीर और बाहें थककर कमजोर पड़ गए हैं, जिनके शरीर में होइयों का ढांचा मात्र शेष रह गया है, अकाल एवं बहुत बन गया है। वास्तव में बादल क्रांति का संवाहक के रूप में गर्मी से लास्ट उषा। इस कविता में कवि भोर के पश्चात उषा काल के समय होने वाले सूर्य उदय का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य के निकलने से पहले भोर के समय तक आकाश नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा था। आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे अभी अभी किसी ने राख का चौका लीपा हो। उषा काल के आकाश में फैली हल्की लालिमा को देखकर ऐसा लगा मानो आकाश रूपी काली सील थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो, या किसी बालक ने काली स्लेट पर थोड़ी लाल खड़िया या चौक मल दी हो। उषा काल में सूर्य चलने के समय ऐसा भी दिखाई दिया जैसे आकाश रूपी नीले जल में किसी युवती की कायात शरीर झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही हो। उषा काल का जादू समाप्त हो रहा है क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। तो लाइक मैंने नॉन स्टॉप करा है शूट और लाइक रिकॉर्ड। सो काली मेघा पानी से नहीं किया हमने, नहीं तो हुआ ना फिर तो बहुत पानी। ये मेरे को नहीं लग रहा है हमने किसान किसी वाला नहीं किया, हमको समझ नहीं आ रहा शायद। बादल राग करा हमने, करा वो तो ये तो करा था। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप अगर आपको लाइक पीडीएफ चाहिए ना, बहुत अच्छा पीडीएफ है। मैंने आपको सारा नहीं करा पाई क्योंकि टाइम लिमिटेड था मेरे पे, एंड आई वाज सो टायर्ड एंड आई एम सो टायर्ड बिकॉज इतना नॉन स्टॉप बोल के थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, यू कैन कमेंट डाउन, आई कैन शेयर इट विद यू। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, आई मीट यू इन द नेक्स्ट